मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने व्यापम घोटाले को लेकर कोर्ट में पिटीशन डाली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश संजय कुमार ने शासन और सीबीआई को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला व्यापम घोटाले के बारे में। वीडियो में हम जानेंगे कि 2013 में हुए व्यापम घोटाला आखिर था क्या, घोटाले के 11 साल के बाद भी इसके आरोपियों की पहचान क्यों नहीं हो पाई। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अब तक इस घोटाले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुरुआत करते हैं व्यापम से। व्यापम यानी मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसकी स्थापना साल 1970 में हुई। ये एक ऑटोनमस एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था थी, जिसकी शुरुआत प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षाएं कराने के लिए की गई थी, लेकिन बाद में इसमें प्री इंजीनियरिंग टेस्ट भी शामिल किया गया और आज व्यापम मध्य प्रदेश में कई तरह की प्रोफेशनल परीक्षाएं आयोजित कराता है। घोटाले की शुरुआत होती है 1982 में, जब व्यापम को प्रोफेशनल परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई। 90s में ही व्यापम को लेकर आवाज उठने लगी थी। व्यापम घोटाले में कदाचार के पहले मामले को 1995 में सूचित किया गया था और पहली एफआईआर छतरपुर जिले के साल 2000 में दर्ज की गई। यहाँ तक फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2009 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पूरा मध्य प्रदेश व्यापम को शक की नजरों से देखने लगता है। दरअसल 2009 के समय से ही व्यापम पर एग्जाम कंडक्ट कराने में धांधली करने के आरोप लगने लगे थे। इन आरोपों की वजह से तत्कालिक राज्य सरकार शिवराज सिंह चौहान को व्यापम में हो रही गड़बड़ियों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन करना पड़ा। लेकिन सवाल है कि व्यापम पर क्या और क्यों आरोप लगाए जा रहे थे। देश को आजाद हुए काफी साल हो चुके हैं, लेकिन देश में भ्रष्टाचार की जड़ें इस हद तक फैली हैं कि इसे उखाड़ फेंकना आम आदमी के बस की तो नहीं है। व्यापम घोटाला भी इसी का परिणाम था। व्यापम की शुरुआत मध्य प्रदेश में अनबायस्ड और फेयर तरीके से एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए हुई थी, लेकिन बाद में ये संस्था इस हद तक करप्ट हो गई कि एग्जाम में टॉप करने के लिए व्यापम स्टूडेंट से काफी ज्यादा पैसे लेता था और अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को पास करता था। इस एग्जाम में इस हद तक धांधली होती थी कि दूसरे स्टूडेंट्स की जगह किसी और कैंडिडेट को बिठाकर एग्जाम लिखवाया जाता था। इस धांधली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एंट्रेंस एग्जाम के बाद कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए पहुंचते थे तो उनका चेहरा और एडमिट कार्ड पर लगी फोटो दोनों अलग होती थी। बावजूद इसके उन्हें इंटरव्यू में पास किया जाता था और उन्हें एडमिशन दे दिया जाता था। इससे समझा जा सकता है कि इस घोटाले के तार कहां तक फैले थे। इन एग्जाम्स में चीटिंग करने के लिए स्टूडेंट्स कई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे डमी कैंडिडेट्स। इस टेक्निक में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट को पिछले साल के टॉपर और ट्रेनिंग करने वाले डॉक्टर से बदल दिया जाता था और उन्हें एग्जाम में डमी कैंडिडेट बनाकर बिठाया जाता था। इसके लिए व्यापम कैंडिडेट से काफी पैसे वसूलती थी। इंजन बॉगी सिस्टम। इस टेक्निक में डमी उम्मीदवार या एक्सपर्ट उम्मीदवार को इंजन के तौर पर बिठाया जाता था, जिसके पीछे चीटिंग करने वाले उम्मीदवार लाइन से बैठ जाते थे और साथ में चीटिंग करते थे। इसके अलावा एक और टेक्निक अपनाई जाती थी, जिसमें उम्मीदवार अपनी आंसर शीट खाली छोड़ देते थे और बाद में कॉपी चेक करते वक्त उन्हें एक्सपर्ट सही आंसर से भर दिया करते थे। इस तरह 2011 में सरकार व्यापम में जांच के लिए एक कमेटी बिठाती है। वो एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें यह पाया जाता है कि 8 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो किसी दूसरे कैंडिडेट की जगह पर एग्जाम दे रहे थे। इसके अलावा कमेटी ने 15 ऐसे स्टूडेंट्स को भी नोटिस किया जो पिछले एग्जाम में टॉपर थे, लेकिन वो फिर से एग्जाम दे रहे थे। इस तरह रिपोर्ट्स में ये पाया गया कि 100 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट थे जो कि डमी कैंडिडेट्स के थ्रू पास हुए थे। 2011 में जारी रिपोर्ट्स के बेसिस पर कई स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इन घटनाओं में एक चौंकाने वाला मोड़ आया साल 2013 में। ऐसा नहीं था कि 2013 से पहले व्यापम में कोई घोटाला नहीं हुआ था, लेकिन साल 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने व्यापम को देश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला करार दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था 2013 में? दरअसल 2013 में प्री मेडिकल एग्जाम देते समय 8 स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया। अगले ही दिन 20 और लोगों की गिरफ्तारी हुई और ये पता चला कि एग्जाम्स में बैठने के लिए डमी कैंडिडेट्स 50,000 से 1 लाख तक की फंडिंग करते हैं। जब डमी कैंडिडेट्स की गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि जगदीश सागर इस पूरे रैकेट को चला रहा था। इसके बाद पुलिस ने जगदीश सागर को भी अरेस्ट किया। अब पुलिस को पता चल गया था कि ये केस कोई मामूली केस नहीं है, इसमें कई बड़े लोग भी शामिल हैं, जिसकी वजह से इस केस को स्पेशल टास्क फोर्स को हैंडओवर कर दिया।
स्पेशल टास्क फोर्स ने 34 स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। इस दौरान उन्हें ये भी पता चला कि सिर्फ प्री मेडिकल एग्जाम ही नहीं बल्कि व्यापम में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम करवाए जाते हैं लगभग उन सभी में धांधलेबाजी हुई थी। नवंबर 2013 तक इस केस से जुड़े 127 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। 2013 में हुए प्री मेडिकल टेस्ट के रिजल्ट को फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है, जिसमें ये पाया गया कि 286 स्टूडेंट्स ने एग्जाम में पास होने के लिए कोई ना कोई गलत तरीका अपनाया था। केस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि धांधली में मध्य प्रदेश के फॉर्मर हायर एजुकेशन मिनिस्टर लक्ष्मीकांत शर्मा भी शामिल थे, जिसके बाद 15 जून को उनकी गिरफ्तारी होती है। इसी दौरान स्पेशल टास्क फोर्स मध्य प्रदेश से 100 और स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करती है। 5 नवंबर 2014 को इस केस की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है। जांच के दौरान पता चलता है कि 2014 से 2015 के बीच इस केस से जुड़े 23 लोगों की अननेचुरल तरीके से मौत हो जाती है। इन लोगों की मौत की वजहों में दिल का दौरा और सीने में दर्द से लेकर रोड एक्सीडेंट और सुसाइड शामिल था। इतना ही नहीं, ये सारी मौतें रहस्यमयी तरीके से की जाती है। सरकार के अनुसार 2007 से 2015 के बीच व्यापम मामले से जुड़े 32 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार व्यापम मामले में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। व्यापम में मारे गए लोगों में नम्रता दामोर का केस काफी चर्चित है। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की 19 साल की छात्रा नम्रता दामोर जनवरी 2012 की एक सुबह अचानक से लापता हो जाती है। 7 जनवरी 2012 को उनका शव उज्जैन में रेलवे ट्रैक से बरामद किया जाता है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाता है कि उनके होठों पर चोट के निशान और कुछ दांतों के गायब होने का भी उल्लेख है, जिसकी वजह से उनकी मौत को हत्या के तौर पर दर्ज किया जाता है। लेकिन बाद में दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत को आत्महत्या के तौर पर दर्ज कर दिया जाता है। यहाँ तक भी सब ठीक था, लेकिन इस घटना के 3 साल बाद जब पत्रकार अक्षय सिंह नम्रता के पिता का इंटरव्यू लेने झाबुआ पहुंचते हैं, तो इंटरव्यू रिकॉर्ड करने से पहले उन्हें खांसी होने लगती है और मुंह से झाग बाहर निकलने लगता है और उनकी मौत हो जाती है। व्यापम में धोखाधड़ी और अनियमितताओं से जुड़े और रहस्यमयी परिस्थितियों में मरने वाले अधिकांश संदिग्धों की पहचान बिचौलिया या मिडिल मैन के तौर पर की जाती है। व्यापम से जुड़े संदिग्धों की मौत की जांच के लिए सीबीआई को जिम्मेदारी दी गई। हालांकि सीबीआई के पास कोई ठोस सबूत नहीं होने की वजह से उन्हें कई केसेस को बंद करना पड़ता है। 2014 से 2015 के दौरान जितने भी लोग व्यापम से जुड़े थे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या डमी कैंडिडेट, सभी को अब अपनी जान की फिक्र सता रही थी। पूरे मध्य प्रदेश में व्यापम को लेकर कई प्रोटेस्ट हो रहे थे। सोशल मीडिया पर #KillerVyapamScam और #खूनीव्यापम ट्रेंड कर रहा था। इन सब के बाद आखिरकार 2017 में सुप्रीम कोर्ट इस केस को खत्म करते हुए 83 पेज की जजमेंट देती है। 2008 से 2012 में व्यापम के थ्रू MBBS की डिग्री हासिल करने वाले 634 डॉक्टर्स की डिग्री छीन ली जाती है। आज तक इस स्कैम में लगभग 2000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह 2017 में इस केस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। लेकिन 2017 के बाद पूर्व विधायक पारस सकलेचा व्यापम घोटाले को लेकर कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि व्यापम में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 350 पेज के आवेदन के साथ पारस सकलेचा अपने आवेदन में व्यापम घोटाले में तत्कालिक मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव, सचिव चिकित्सा शिक्षा संचालक, व्यापम के अध्यक्ष आदि से दस्तावेज पेश कर उनसे पूछताछ करने की मांग करते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सकलेचा की ओर से राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा और रितिम खरे बहस करते हैं और कोर्ट सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी करती है। इस तरह अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि व्यापम के समय जितने भी अधिकारी थे उन सब पर अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देश में शिक्षा को लेकर कई घोटाले हुए हैं। हाल फिलहाल का नीट स्कैम ही देख लीजिए, जिसमें कई स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया था। मध्य प्रदेश में व्यापम को सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला माना जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि व्यापम देश में हुए शिक्षा घोटालों में सबसे बड़ा हो सकता है कि देश में शिक्षा को लेकर और भी स्कैम्स हो रहे हो, लेकिन उसकी खबर हम तक नहीं हो। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विन द फर्स्ट।